नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी, बहू की नुमाइश। कहानी पढ़ते समय हर मोड़ पर ये लगता है कि अब जरूर कुछ राज बाहर आएगा। अच्छा बनने का ढोंग अब खत्म होगा, अब ससुराल वालों का मुखौटा उतरेगा। तो ऐसा क्या है कहानी में, आइए सुनते हैं। माधव जी की इकलौती बेटी नैना रूप और गुणों में अनुपम थी। अक्सर सहेलियां नैना को देखकर आहें भरकर ताने कसती, जाने कौन होगा वो राजकुमार। नैना शर्मा कर मुस्कुरा देती। नैना के पिता माधव जी भी अपनी अप्रतिम सुंदर और सुशील बेटे के लिए हर पिता की तरह ही कोई योग्य और सजीला लड़का तलाश रहे थे। आखिर उनकी तलाश पूरी हो गई जब वो देविका व देवेंद्र जी के बेटे निपुण से मिले। किसी दोस्त ने उन्हें निपुण व उसके परिवार की ऊंची सोच व नेक सकारात्मक विचारों के बारे में बताया था। माधव जी जब पहली बार ही देवेंद्र और देविका जी से मिले, उनकी बातों और विचारों के मुरीद हो गए। देवेंद्र जी ने साफ साफ शब्दों में हंसकर कह दिया, हमें बस अपने बेटे के लिए एक वधू चाहिए, कोई दान दहेज का तामझाम नहीं चाहिए यहाँ। माधव जी ने निपुण की सादगी और सौम्य व्यवहार देखा तो दंग रह गए। उन्हें नैना के लिए बहुत उपयुक्त लगा निपुण। जब माधव जी ने उससे पूछा, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, तो निपुण एकदम से बोल पड़ा, हम लोग जो भी चाहिए अपनी मेहनत से हासिल कर लेते हैं, आप बड़ों का बस आशीर्वाद साथ में होना चाहिए बस। फिर भी बेटी की सुंदरता से निश्चिंत माधव जी बोले कि आप लोग एक बार हमारी बेटी को देख लेते तो अच्छा रहता। सुनते ही देवेंद्र जी ने मना कर दिया कि माधव जी, हम लोग इस प्रथा के खिलाफ हैं कि पहले लड़की देखो, सेवा सत्कार का लाभ उठाओ, फिर बोल दो कि हमें पसंद नहीं आई। आपने बिटिया की जो तस्वीरें दी हैं उसी में हम उसको पसंद कर लेंगे। आप निश्चिंत रहें, हम 1-2 दिन में आपको सबसे बातचीत करके बता देंगे। सुनकर माधव जी का मन गदगद हो गया। लड़की देखने की बात पर निपुण ने भी यही कहा कि लड़कियां कोई देखने की वस्तु नहीं है। हमारी माँ ने मुझे लड़कियों का सम्मान करना सिखाया है। उन्हें देखकर छोड़ देना या व्यर्थ के 4 सवाल पूछ लेने से कुछ हासिल नहीं हो जाता है। ऊपर से बहुत सी लड़कियां इससे भयभीत हो जाती हैं, मना करने के कारण वो डिप्रेशन में भी आ जाती हैं। इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए, हम लड़की देखना नहीं चाहते। माधव जी बहुत खुश हुए कि आजकल ऐसे लड़के कहाँ होते हैं जो माँ बाप की पसंद को ही स्वीकार कर लें। माधव जी ने फिर थोड़ा आग्रह जारी रखा तो देविका जी ने कहा कि आपकी दी हुई फोटो हम अपने रिश्तेदारों को भी दिखा लें, फिर नैना के बारे में अपनी पक्की राय बनाकर आपको तुरंत सूचित कर देंगे। कुछ दिनों बाद ही जब माधव जी को देविका जी का हाँ का संदेश मिला तो उन्होंने तुरंत शादी पक्की कर दी। माधव जी को निपुण और उसका परिवार पसंद बहुत आ गया था, तो उन्होंने बेटी की शादी करने में देर करना उचित नहीं समझा। जब नैना और निपुण की शादी हो रही थी, सब लोग आंखें फाड़कर एक टक दूल्हा और दुल्हन पर नजर गड़ाए थे, जैसे आसमान से उतरकर 2 सितारे जमीन पर मिल रहे हों। हालांकि नैना की चाहत थी कि ससुराल से कोई तो उसे देखने या मिलने आ जाता, जिससे वो बात करके घर परिवार के बारे में या निपुण के बारे में कुछ जान पाती। इस अरेंज मैरिज से वह खुश तो थी और पापा पर उसको पूरा भरोसा था, लेकिन सहेलियों की टीका टिप्पणी उसे चुभती रहती कि कोई तो तुझे देखने क्यों नहीं आया यार। सुनकर मन ही मन दुखी होती नैना मन को समझाती कि मेरी फोटो से ही उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, ये अच्छी बात है। फिर रही सही कसर फेरे के वक्त निपुण को देखकर पूरी हो गई। ससुराल में कदम रखते ही संस्कारी बहू की तरह नैना रसोई से लेकर सबकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करने लगी। सभी रिश्तेदारों और खासकर सासू माँ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करती। सबके चेहरे और मनोभाव का अनुमान लगाती रहती। लेकिन नैना की सास देविका जी एक नंबर की मंजी हुई महिला थी। कभी दिल की बात मुंह पर ना लाती थी, ना उनके चेहरे से पता चल पाता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। शायद वह भी नैना की तरह ही उसका मन पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। निपुण भी माँ की तरह ही सौम्य और संस्कारी था, नैना को बहुत सम्मान देता और स्पेस भी। शादी के 4 दिन बाद चौथ लेकर नैना के पिता आए तो नैना बहुत खुश हुई। उसने सोचा पापा के लिए मैं कुछ बनाकर लाती हूँ कि तभी देखा माँ जी ने खूब सारे व्यंजन नाश्ते में बनाकर ही पेश कर दिए। नैना बिल्कुल अचकचा गई, इतनी सुबह सारे व्यंजन कब बन गए, हैरान थी। कनखियों से कभी सासू माँ और कभी व्यंजनों को देखती रही। दरअसल नई शादी होने के कारण नैना और निपुण देर रात तक बातें करते करते कब सो जाते पता नहीं चलता। फिर सुबह उठकर नैना नहाकर तैयार होने और साड़ी बांधने की मेहनत मशक्कत में ही लगी रह जाती। नैना मन ही मन खुद को कोस रही थी कि काश आज निपुण की बात मानकर सूट ही पहन लेती तो रसोई में झट से आकर माँ जी की कुछ मदद तो कर पाती। वहीं माधव जी नैना को उसके पति और परिवार सहित देखकर खूब खुश हुए। नाश्ते के बाद माधव जी ने थोड़े संकोच के साथ नैना के ससुर से कहा, मैंने कुछ पैसे नैना की शादी के लिए जोड़ रखे थे, जो शादी में खर्च के बाद भी बचे हुए हैं। आप लोगों की सहमति हो तो इन पैसों की मैं नैना के नाम की एफडी बनवा कर दे दूं।
सुनते ही देवेंद्र और देविका जी समझाने बुझाने वाले मूड में आकर बैठ गए समधी जी के पास और सिखाने लग पड़े जिंदगी के दांव पेच। अब आप रिटायर होने वाले हैं, पैसे बचा कर रखें, आपकी सेहत और भविष्य के लिए काम आएंगे। देविका जी ने बहुत संजीदगी से समझाया नैना के पिता को। सुनकर नैना बहुत खुश हुई कि मम्मी जी को मेरे परिवार की बहुत चिंता है। खैर अब नैना सारा दिन सासू माँ के इर्द गिर्द घूमती रहती, या यूं कहें कि उन पर नजर रखती कि वो क्या क्या करती हैं। देविका जी सुबह उठकर रसोई को साफ सुथरा कर, नहाकर, भगवान की दिया बाती करके ससुर जी के लिए चाय नाश्ता लगा देती थी। ये सब वह सुबह 7 बजे तक कर देती थी। फिर जब नैना और निपुण उठते तब तक वह जूस की तैयारी कर चुकी होती थी। नैना भी रसोई में उनकी कुछ कुछ मदद करती रहती। पर जब तक निपुण रहता, देविका जी नैना को ज्यादा काम करने नहीं देती थी। उसे पुचकार कर कहती, तुम कमरे में जाओ, देखो निपुण को कुछ चाहिए होगा। निपुण के ऑफिस जाने के बाद देविका जी नैना को किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। अगले दिन निपुण लेट से घर आया तो देविका जी ने तुरंत नैना को उसे फोन करने के लिए कहा। वह हैरान थी, मन में सोचा, ये खुद क्यों नहीं पूछ रही हैं, हमारी नई शादी है, इतनी जल्दी किस हक से मैं उनसे सवाल जवाब करूं। नैना की फ़ोन करके पूछने पर निपुण ने बताया कि ऑफिस में कुछ ज़रूरी मीटिंग थी जिससे लेट हो गया। निपुण ने फ़ोन रखते समय सॉरी कहा तो नैना अंदर से पिघल सी गई कि बेचारा मुझे क्यों सॉरी बोल रहा है। अगला दिन इतवार का आ गया। नैना उठी और झटपट तैयार होकर रसोई में भागी। देखा नाश्ता सब बन चुका था और खाने की तैयारी भी आधा से ज़्यादा हो गई है। नैना ने संकोच करते हुए पूछा, माँ जी आज कुछ खास है, आपने अभी सब कुछ क्यों बना दिया। देविका जी दुलार कर बोली, हाँ मेरी बहू का ससुराल में पहला रविवार है तो तुम और निपुण बाहर घूमने जाओगे, शाम को पिक्चर देखने या जो भी मन हो वो करके आना। नैना कुछ समझ पाती इसके पहले ही देविका जी बोली, अभी जाओ और निपुण को कह दो तुरंत तैयार हो जाए, नाश्ता लग गया है। नैना परेशान होती, माँ जी निपुण को सारे आदेश मुझे से क्यों दिलवाती हैं। उसे संकोच होता कि निपुण इतने अच्छे हैं, मैं उन्हें कुछ करने के लिए कैसे कहूँ। इधर निपुण नैना को अपने ऊपर हक जताता देखकर खुश होता, मन में सोचता कि शायद अर्धांगिनी ऐसी ही होती है। देविका जी के प्रयास से महीने भर के अंदर ही नैना और निपुण बहुत घुल मिल गए। अब तो निपुण ऑफिस जाकर भी नैना से 1-2 बार फोन पर जरूर बातें करता। नैना भी बहुत खुश थी कि माँ जी उसे निपुण के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय रहने देती हैं। एक दिन नैना ने देखा कि देविका जी अपने बाल बना रही हैं। उनके बाल आधे काले आधे सफ़ेद हो चुके थे। घर के कामकाज और दुनिया भर के खोज खबर रखने के कारण देविका जी को अपना ख्याल रखने का समय कम मिल पाता था। नैना ने सोचा, आज मुझे मौका मिला है तो क्यों ना माँ जी के बाल बना दूं, और वह झटपट कंघी लेकर हक से सासू माँ के बालों में कंघी करने लगी। नैना ने देविका जी के बालों में हल्के हाथों से तेल मालिश करके धीरे धीरे कंघी की कुछ बाल लेकर सुलझाकर बालों को गुथकर चोटी बना दी। उनका सिर हल्का हो गया और वह खुश होकर नैना को सदा सुहागिन रहने के आशीष देने लगी। नैना ने सोचा, आज अच्छा मौका है, क्यों ना मम्मी जी से मन की बात पूछें। उसने संकोच से थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, माँ जी आप हर काम बहुत सोच समझकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करती हैं, फिर अपने घर के लिए बहू चुनने की बारी आई तो आपने बिना देखे ही मुझे पसंद कर लिया। सुनते ही देविका जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। नैना को पुचकारते हुए बोली, अरे मेरी बहुरिया, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें देखने नहीं आई। नैना ने हैरानी से मन महसूस कर कहा, मैं खुद जानती हूँ ना कि मुझे मिलने या देखने कोई भी नहीं आया था। फिर हंसकर देविका जी बोली, वो तुम्हारा भ्रम है, हम तुम्हें देखने भी गए थे और आशीर्वाद भी देकर आए थे। सुनकर आश्चर्य से आंखें फाड़कर नैना बोली, कब? आप कब आए मुझे देखने माँ जी, और कहाँ पर? अरे तुम्हारे घर पर और कहाँ, तुम और तुम्हारी माँ घर पर थे, तभी मैं अपनी एक सहेली को साथ लेकर तुम्हें देखने गई थी। देविका जी ने भेद खोलते हुए कहा, क्या तुम्हें वो किराएदार औरत याद नहीं जिनको चक्कर आ गया था, जिसके बाद तुमने उन्हें ठंडा पानी पीने को दिया और मीठा खिलाया था। नैना ने दिमाग पर जोर दिया तो पूरा वाकया याद आ गया। एक दिन जब वो बालकनी में बैठी मेज पोछ पर गुलाब की कढ़ाई कर रही थी, तभी घर के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया था। उसने झट निकल कर देखा तो एक बूढ़ी औरत बेहोश जमीन पर पड़ी थी। दूसरी महिला शोर मचाकर मदद के लिए पुकार रही थी। नैना ने देखा तो जाने क्या मन में आया, उनकी मदद को घर से निकलकर आगे आ गई। उसने उनकी परेशानी पूछी तो महिला ने बताया कि मेरी बड़ी बहन है, बीमार हैं, हमें मकान मालिक ने मकान खाली करने के लिए कहा है, तो हम इस कॉलोनी में कोई किराए का कमरा ढूंढ रहे हैं। धूप से घूमते घूमते दीदी को चक्कर आ गया है। इतना सुनकर नैना ने तुरंत सहारा देकर वृद्ध महिला को अपने घर के बरामदे में पड़ी चौकी पर बिठाया, माँ को आवाज लगाकर बुलाया और दौड़कर पीने का ठंडा पानी और कुछ मीठा खाने के लिए भी लेकर आई। पानी पीकर जब महिला के शरीर में जान आई तो उसने नैना को खूब आशीष दिया। उस महिला ने नैना की माँ से कहा, आप धन्य हैं जो इतनी संस्कारी बेटी को जन्म दिया है, भगवान इसको सुंदर वर दे।
यह आशीर्वाद नैना को देकर दोनों औरतें रोकने पर भी नहीं रुकी और आशीष बरसाती हुई वहां से मिनटों में खिसक गई थी। ये सब याद करके नैना आश्चर्यचकित होकर बोली, तो क्या वो बेहोश होने वाली महिला आप ही थी? मुस्कुराते हुए देविका जी ने कहा, हाँ मेरी पुत्री बहू। पर माँ जी, ऐसे नाटक करने की क्या जरूरत थी आपको? उल्हाने के सर में नैना पूछने लगी तो देविका जी ने समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें घर के कपड़ों में बिना मेकअप के देखना चाहती थी, इसलिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर अपनी एक सहेली को लेकर गई थी। और हमारे उस छोटे से नाटक से ये पता चल गया कि तुम केवल सुंदरी नहीं, दिल की साफ और संस्कारी भी हो। सुनते ही नैना की आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़े। माँ जी के गले लग गई, मन में बोली, माँ जी आप ग्रेट हो। कहानी पूरी सुनने के बाद निसंदेह मन सुखद एहसास से भर गया होगा। अगर जीवन में लोग ऐसी सोच अपना लें तो जीवन की राह अवश्य ही आसान हो जाएगी और ना ही कोई लड़की अपने ससुराल वालों से दुखी होगी और ना ही ससुराल वाले अपनी बहू से। उम्मीद है दिल को सुकून देने वाली और सकारात्मकता से पूर्ण ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। आप सबका अनमोल कमेंट बहुत प्रेरणा देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।